हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 31 है। ओके, और इस लेक्चर में कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख लिया था क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, तो उनमें बेकार में ही टाइम वेस्ट होता। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे इकॉनमी में जो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है वो कैसे होता है। तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को हम समझेंगे, और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि मनी मल्टीप्लायर जो कि हम मैथमेटिकली कैलकुलेट किए थे पिछले लेक्चर में, जो कि यहाँ भी करेंगे, उस मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को हम वेरीफाई करेंगे थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इन इंडिया। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मनी वेलोसिटी क्या होता है, मनी वेलोसिटी और मनी सप्लाई के बीच क्या रिलेशन होता है, मनी वेलोसिटी, मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन, इनके बीच क्या रिलेशन होता है, और फिर इनसे जुड़ी जो भी एनालिसिस है ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो भी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल m, दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर। So this small m is money multiplier. It represents or measure the credit creation capacity of banks in India. Now the value of m depends on two things. First, reserve ratio of bank as per RBI monetary policy. ठीक है, देखिए जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में CRR, SLR, ये दो ऐसे रिज़र्व रेशियो हैं जिनकी वजह से बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। CRR, SLR के अलावा जितने भी अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क आता है, पर जो लेंडिंग कैपेसिटी है, जो लोन देने की जो अमाउंट है, उसको डायरेक्टली जो हिट करता है वो CRR, SLR है। ठीक है, तो और देखिए CRR का मतलब क्या है कि बैंकों के पास जो भी टोटल पब्लिक डिपॉजिट है उसका 4.5% बैंक को RBI के पास जमा करना होगा, और SLR का मतलब है कि जो भी टोटल पब्लिक डिपॉजिट है उसका 18% वैल्यू बैंक को हमेशा अपने पास रखना होगा इन लिक्विड एसेट और नियर लिक्विड एसेट। ओके, ताकि CRR जो होता है इसको फिक्स करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होती है वो मेन ऑब्जेक्टिव होती है कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके डिपॉजिट्स को सेफ रखा जाए, ताकि बैंक अगर प्रॉब्लम्स में आती है तो डिपॉजिटर को उनका पैसा लौटाया जाए। और दूसरा SLR मेंटेन करने के पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि बैंक के पास जो भी विड्रॉवल डिमांड्स आ रहे हैं उनको बैंक फुलफ़िल कर सके। अब देखिए CRR, SLR को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा। बस आप यहाँ समझ लीजिए कि बैंकों का जो भी टोटल पब्लिक डिपॉजिट है उसका 4.5% CRR होता है जो बैंक को RBI के पास रखना होता है कैश में, और अपने टोटल डिपॉजिट का 18% बैंक को खुद रखना होता है, या तो कैश में रख सकते हैं या गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ओके, अब आप देखिए तो अगर बैंकों का जो भी टोटल पब्लिक डिपॉजिट है उसको हम NDTL कहते हैं। NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट विद द बैंक। NDTL का मतलब है टोटल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट गवर्नमेंट डिपॉजिट एंड इंटर बैंक डिपॉजिट। तो टोटल पब्लिक डिपॉजिट का 22.5% जो है बैंक लोन नहीं दे सकता। ओके, ये उनको रिजर्व रेशियो के फॉर्म में रखना होता है, 18% अपने पास, 4.5% RBI के पास। तो अगर मान लीजिए बैंक में 100 रुपये आते हैं तो 100 रुपये में से 22.5 रुपये तो फ्रीज हो गया, तो वो लोन कितना पास ऑन कर सकता है मैक्सिमम, वो है मैक्सिमम 77.5 रुपीज़ का। तो बैंकों की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो रिजर्व रेशियो से डायरेक्टली हिट होती है, ठीक है, CRR, SLR से। और दूसरा, बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी को जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल है। अब देखिए बैंक से दो लोग जुड़े होते हैं, पहला डिपॉजिटर जिसका पैसा बैंक में जमा होता है, दूसरा बोरोवर जो लोन लेते हैं। तो अगर डिपॉजिटर्स ज़्यादा सेविंग करते हैं, अगर वो बैंक में ज़्यादा पैसा FD करते हैं, RD करते हैं या जमा करते हैं, तो बैंक के पास NDTL बढ़ेगा तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगी।
और जो लोग लोन ले रहे हैं अगर वो टाइमली इंस्टॉलमेंट पे करें तो बैंकों की जो भी विलिंगनेस है लोन देने की वो बढ़ेगी। जबकि अगर बारोवर्स लोन फ्रॉड करें या फिर इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी, बिकॉज बैंकों का नुकसान होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है। तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी रिजर्व रेशियो सेट बाय आरबीआई एज पर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो रिजर्व रेशियो CRR SLR के वैल्यू पे डिपेंड करता है और दूसरा बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, और यही दो फैक्टर जो हैं M की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो 1/R होती है, और ये R जो है इसको हम बोलते हैं रिजर्व रेशियो। तो जो R की वैल्यू होती है वो CRR प्लस SLR के बराबर होती है। तो अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो ये आएगा 22.5%। सो R दैट इज रिजर्व रेशियो इज 22.5%। अब अगर आप 1/R करेंगे तो 1/22.5%, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो ये आएगी 4.44। तो आप याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ रिजर्व रेशियो बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल एक फैक्टर है, पर मैथमेटिकली बिकॉज ऑफ द रिजर्व रेशियो, ठीक है, जो मनी मल्टीप्लायर है मैथमेटिकली 4.44 इतना इंडिया में होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कैसे होता है, यानी हमारे देश में जो भी क्रेडिट क्रिएशन या लोन क्रिएशन प्रोसेस है ये कैसे काम करता है। तो इसको मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल से समझाया है। देखिए, किसी भी देश में जो करेंसी को प्रिंट करना और इशू करना वहाँ के सेंट्रल बैंक करती है। हमारे देश में ये काम RBI करती है। RBI डज दिस वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मान लीजिए RBI ने 100 रुपये किसी व्यक्ति को दिया, ठीक है, 100 रुपये की उसने करेंसी इशू की। ये व्यक्ति A जो है ये इस पैसे को लेकर गया और पंजाब नेशनल बैंक में जमा कर दिया। अब देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो है 4.5% CRR RBI के पास जमा करना और 18% SLR मेंटेन करना। तो टोटल रिजर्व रेशियो 22.5%। तो 100 रुपये का 22.5% तो फ्रीज हो गया, यानी 100 रुपये का अगर हम 22.5% 22.5 रुपये तो बैंक का फ्रीज हो गया। यानी बैंक 100 रुपये में कितना मैक्सिमम लोन दे सकता है, तो वो है 100 - 22.5 जो कि 77.5 रुपये, यानी 77.5 रुपीज़ आएगा। ओके, 77.5 रुपीज़। अब देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के पास कोई B व्यक्ति गया और पंजाब नेशनल बैंक ने उसे 77.5 रुपीज़ का लोन दे दिया। B व्यक्ति ये लोन लेकर आया इकॉनमी में, और एक शॉपकीपर C है, उससे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें और B ने सारा पैसा C को दे दिया। C शॉपकीपर है, उसके पास 77.5 रुपीज़ आया। ये C ने इस पैसे को बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर दिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो डिपॉजिट आया है उसका 22.5% फ्रीज हो जाएगा। तो 77.5 का जो 22.5% है वो 17.43 रुपीज़ आएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आगे क्या लोन पास कर सकती है, मैक्सिमम बैंक ऑफ बड़ौदा कितना लोन आगे फॉरवर्ड कर सकती है, तो उसको 77.5 से अगर हम 17.43 को घटाएं तो वो 60 रुपीज़ आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसी D व्यक्ति को 60 रुपीज़ का लोन दिया। D व्यक्ति इस लोन के साथ इकॉनमी में आया और E के साथ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किया और E को 60 रुपये मिले। E ने SBI में जमा कर दिया और फिर SBI में 13.5 रुपये एज पर CRR SLR फ्रीज हो गया। तो SBI आगे कितना लोन फॉरवर्ड कर सकती है, वो है 46.48 रुपीज़ का। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। और ये कोई F व्यक्ति है, उसने G के साथ कुछ परचेस किया, तो G के पास ये पैसा गया। G ने वापस से PNB में इसको डाला और वहाँ पे 10.5 रुपये लगभग फ्रीज हो गया, यानी आगे PNB 36 रुपये का लोन दे सकती है। अगर आप इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएं 23 स्टेप्स तक, यानी कि ये जो A का डिपॉजिट था, ये जो A ने जमा किया PNB में, वहाँ पे जब पहली बार लोन क्रिएट हुआ तो ये पहला स्टेप था। इसी तरह से आप 23 स्टेप्स करते जाएंगे तो जो
आखिरी में इस 100 रुपये से जो लोन क्रिएट होगा वो होगा 1.177 रुपीज़ का, ठीक है। सो दिस विल बी द लास्ट लोन विल बी 0.177 रुपीज़, इतने रुपए का लोन क्रिएट होगा। तो अब देखिए कि अगर अब हम ये समझना चाहें कि इकॉनमी में 100 रुपये, देखिए जो भी गवर्नमेंट या आरबीआई ने करेंसी इशू किया 100 रुपये, तो ये 100 रुपये क्या है, दिस इज़ द बेस मनी। तो ये जो 100 रुपये है ये हमारा बेस मनी है, बेस मनी या इसी को हम प्राइमरी मनी कहते हैं। एंड बेस मनी, प्राइमरी मनी इज M0। तो हमारा M0 कितना है, M0 जो है हमारा वो है 100 रुपये, ठीक है। और इस 100 रुपये की वजह से मनी सप्लाई कितनी बनी, तो देखिए ए का जब बैंक में डिपॉजिट गया तो वो डिपॉजिट काउंट होगा, तो यहाँ पे 100 रुपये ये मनी सप्लाई में ए का डिपॉजिट काउंट होगा और बाकी सारे लोन्स काउंट होते चले जाएंगे, ओके। तो 100 रुपीज़ प्लस 77.5 प्लस 60 रुपीज़ प्लस 46.48 प्लस 36, ऐसे अगर आप करते जाएं टिल 23rd स्टेप जो कि आखिरी में 0.177 रुपीज़ है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। तो पहले स्टेप में बैंक में 100 रुपये गया, तो ये बैंक में पब्लिक डिपॉजिट 100 रुपये हुआ, लोन उससे क्रिएट हुआ 77.5 का, देन 60 रुपीज़ का लोन क्रिएट हुआ, देन 46.48, देन 36, देन 27.9, देन 21। इसी तरह से अगर आप, मैंने ये सारी वैल्यूज़ निकाली हैं टिल 23 स्टेप्स, और फाइनली जो टोटल मनी सप्लाई क्रिएट होने वाली है वो 441 रुपीज़ होने वाली है। अब आप यहाँ से समझिए, अब हमने ये भी पढ़ा था, एक रिलेशन हमने पढ़ा था, वो ये था कि ओके, हमने लेक्चर नंबर 30 में एक रिलेशन पढ़ा था कि जो भी हमारा मनी सप्लाई होता है वो होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू बेस मनी, दैट इज़ M0। तो अगर इस फार्मूले से अगर हमें निकालना हो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी मनी सप्लाई अपॉन M0, ओके। और अगर हम यहाँ से देखें तो मनी सप्लाई कितना है 441 रुपीज़ और M0 कितना है 100 रुपये। तो अगर आप ये लिखते हैं तो हम मनी मल्टीप्लायर क्या कर सकते हैं कि 441 रुपीज़ डिवाइडेड बाई, अगर हम 100 करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 4.41। और प्रैक्टिकली जब हमने मैथमेटिकली देखा था मनी मल्टीप्लायर M इज इक्वल टू 1/R, तो हमारी वैल्यू आई थी 4.44, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन वो 4.41 है। तो ये जो 0.03 का डिफरेंस है ये डेसिमल अप्रॉक्सीमेशन की वजह से एरर है। तो आप देखिए मैथमेटिकली जो 1/R से हमारा मनी मल्टीप्लायर 4.4 था, प्रैक्टिकली जो भी क्रेडिट क्रिएशन हमने किया अपने इकॉनमी में उससे भी हमारी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 4.4 ही आई, ओके। तो इस तरह से हमने मनी मल्टीप्लायर को समझा कि मनी मल्टीप्लायर जो है ये बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को मेजर करता है, विच डिपेंड्स अपॉन द रिजर्व रेशियो एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। और फिर हमने उसको कैलकुलेट किया और फिर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझा और दोनों वैल्यूज़ को हमने वेरीफाई करके देखा। अब देखिए इस लेक्चर में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे कुछ पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ वैल्यूज़ रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर से, ओके। तो देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मनी सप्लाई होता है, दैट इज़ मनी सप्लाई जो होता है वो प्रैक्टिकली M3 के बराबर है, बिकॉज RBI अब M0, M1, M2, M3 को यही 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स मेजर करते हैं। तो M3 इज़ द टोटल मनी सप्लाई इन द इकॉनमी एज पर RBI। और M3 की वैल्यू हमने पढ़ा था C प्लस DD प्लस OD प्लस TD। अब मैं इस फार्मूला को एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD प्लस TD, इसकी जो वैल्यू टोटल निकल कर आई थी एज ऑफ 2023 वो था तकरीबन सो मनी सप्लाई इज
अप्रॉक्सीमेटली, लेट मी चेक द डेटा, 235 लाख करोड़। तो जो हमारी मनी सप्लाई की वैल्यू है वो है ₹235 लाख करोड़, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए जो हमारा बेस मनी था या प्राइमरी मनी जिसको कि हम एम नॉट कहते हैं, उसका फार्मूला था C + R + OD, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। और इसकी वैल्यू निकल कर आई थी 43.38 लाख करोड़, और ये भी है लाख करोड़। तो अगर हम यहाँ से मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई अपॉन एम नॉट, मनी सप्लाई और M3 अपॉन एम नॉट, और ये कितना हो जाएगा 235 लाख करोड़ अपॉन 43.38 लाख करोड़, विच विल बी टर्न आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 5.4। ओके, तो देखिए मैथमेटिकली जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो कितना आया 4.44, पर प्रैक्टिकली जो RBI ने मनी सप्लाई मेज़र किया और जो मतलब हमारी इकॉनमी में जो करेंटली मनी सप्लाई है और जो हमारा बेस मनी है उससे जो हमारा मनी मल्टीप्लायर निकल कर आया वो 5.4 है। तो ये जो डिफरेंस है, यानी प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली मनी सप्लाई इज 4.44, प्रैक्टिकली इट इज़ 5.4। तो ये जो वैल्यू ज़्यादा है इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी और अनअकाउंटेड मनी। दूसरी बात है गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर पेमेंट करती है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर पेमेंट करती है या जो भी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का वेलफेयर पेमेंट है वो भी मनी सप्लाई को बढ़ाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें जो पैसा इन्फ्यूज करती है वो पैसा भी फाइनली लोन्स में कन्वर्ट होता है, यानी वो भी मनी सप्लाई को बढ़ाता है। तो बिकॉज ऑफ द ब्लैक और अनअकाउंटेड मनी या गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर पेमेंट इकॉनमी में इन्फ्यूज कर रही है या जो गवर्नमेंट पैसा बैंकों में इन्फ्यूज कर रही है, इन सारे चीज़ों की वजह से प्रैक्टिकली जो मनी मल्टीप्लायर इट इज़ स्लाइटली हायर देन इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू। अच्छा, इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि मनी वेलोसिटी क्या होता है, और मनी वेलोसिटी को पहले हम समझेंगे मनी वेलोसिटी होता क्या है, फिर मनी वेलोसिटी और मनी सप्लाई में क्या रिलेशन है, फिर हम मनी वेलोसिटी और इन्फ्लेशन का रिलेशन समझेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी वेलोसिटी। तो अगला टर्म है हमारा मनी वेलोसिटी। अगर हम मनी वेलोसिटी की फार्मूला की बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं MV। M स्टैंड्स फॉर मनी, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। सो मनी वेलोसिटी इज इक्वल टू जो भी हमारा नॉमिनल GDP है, ठीक है, नॉमिनल GDP अपॉन मनी सप्लाई। और अगर नॉमिनल GDP की हम बात करें तो ये क्या होता है, GDP एट करेंट ईयर मार्केट प्राइस अपॉन मनी सप्लाई और M3। अब देखिए अगर मैं इंडिया की करंट वैल्यूज़ पे अगर मनी वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं तो इंडिया की नॉमिनल GDP कितना है, अप्रॉक्सीमेटली $3.75 ट्रिलियन। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.7, और 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़, और अगर हमें डॉलर से रुपए में आना है तो हम इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगी हमारी GDP MP या नॉमिनल GDP इन टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है। और हमारी मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ रुपी कितना है, 235 लाख करोड़, 235 लाख करोड़। ओके, तो ये दोनों ही वैल्यूज़ रुपी में है, 3.7 इंटू 80 लाख करोड़ एंड 235 लाख करोड़। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ निकल कर आती है, ओके लेट मी सी, मैंने ये कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू आती है 1.25, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो मनी वेलोसिटी है वो 1.25 है। ओके, तो
अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो मैं कह सकता हूँ इंडिया में जो मनी वेलोसिटी है वो 1.25 है। अब सवाल है कि इस मनी वेलोसिटी का क्या मतलब है। ओके, इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या इसका मीनिंग क्या है। देखिए, मनी वेलोसिटी का मतलब है कि हमारे इकोनॉमी में, देखिए पहले कि नॉमिनल जीडीपी क्या रिप्रेजेंट करता है। नॉमिनल जीडीपी ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इकोनॉमी में जो भी एक साल के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, ठीक है। और मनी सप्लाई रिप्रेजेंट करता है लोगों के परचेजिंग पावर को, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर मनी वेलोसिटी 1.25 है तो इसका मतलब है कि हमारे देश में एक साल के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ओके, और जो हमारी मनी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई उन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को 1.25 टाइम्स परचेस कर रही है। ये एक तरीका हो गया इसको समझने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी विद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, यानी मनी सप्लाई जो है ये परचेजिंग पावर क्रिएट कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी से हो रहे हैं। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में क्रिएट हुए हैं उनको किस स्पीड से मनी मतलब देखिए, अगर जो भी एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज होता है मनी और गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है तो आपको मनी पे करना होगा। तो मनी का गुड्स एंड सर्विसेज के साथ जो एक्सचेंज यानी सेल और परचेज होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि मनी वेलोसिटी ये बताता है कि हमारे इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनका हमारे मनी, जो भी हमारी इकोनॉमी में मनी है, इनके एक्सचेंज का स्पीड कितना है। ओके, तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी आर चेंजिंग हैंड्स, यानी कि जो भी हमारे इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं ये कितनी बार लोगों के थ्रू गुजर रहे हैं, यानी इनका कितना बार सेल एंड परचेज हो रहा है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्होंने कितनी बार इकोनॉमी में हैंड्स चेंज किया है, यानी उनका कितनी बार सेल परचेज हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई घर है, तो जो व्यक्ति घर को बेच रहा है उसके लिए वो सेल है, जो खरीद रहा है वो उसके लिए परचेज है। तो सेल परचेज क्या है, एक ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है। सेल एंड परचेज आर पार्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, सेल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनर, परचेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज ने कितनी बार सेल एंड परचेज किया है, हाउ मेनी टाइम्स दे हैड गॉन थ्रू सेल एंड परचेज, इट इज़ 1.25 टाइम्स। तो मनी वेलोसिटी ये बताता है कि इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज का कितनी बार सेल परचेज हुआ है। या इसका तीसरा इंटरप्रिटेशन हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी आर बॉट एंड सोल्ड। तीसरे तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इकोनॉमी में मनी कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड, यानी इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन स्पीड कितना है। मनी के सर्कुलेशन से क्या मतलब है कि भाई अगर इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट कर रहा है इसका मतलब है कि आपके पास पैसा है, आपने किसी को पैसा दिया, बदले में आपने उस पैसे के बराबर की वैल्यू खरीदी। तो जो भी स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी है वो मनी वेलोसिटी बताता है। जो भी स्पीड ऑफ मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी है वो मनी वेलोसिटी बताता है। स्पीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी इन द इकोनॉमी रिप्रेजेंटेड बाई मनी वेलोसिटी। और गुड्स एंड सर्विसेज ने इकोनॉमी में कितने बार हैंड्स चेंज किए हैं, ये भी मनी वेलोसिटी। तो मनी वेलोसिटी को हम इतने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ एक्सचेंज बिटवीन मनी एंड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। तो मतलब आप मनी वेलोसिटी को 4 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला कि गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में कितनी बार हैंड्स चेंज कर रही हैं। दूसरा, मनी सर्कुलेशन की स्पीड कितनी है। तीसरा, मनी का गुड्स एंड सर्विसेज के साथ जो एक्सचेंज रेट है वो रेट या स्पीड कितना है। या आप ये कह सकते हैं इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बार बिके हैं, ठीक है, उनका कितनी बार सेल परचेज हुआ है। तो ये सारा इंटरप्रिटेशन है मनी वेलोसिटी का।
अब आगे ये समझते हैं कि मनी वेलोसिटी और मनी सप्लाई के बीच क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, हमने फॉर्मूले के हिसाब से ये समझा था कि जो मनी वेलोसिटी है ये है हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है, दैट इज जीडीपी एमपी अपॉन मनी सप्लाई। तो अब आप यहाँ से देखिए कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो जो मनी वेलोसिटी है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर मनी वेलोसिटी कम होता है, अगर मनी सप्लाई कम होता है, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल इस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी, यानी कि मनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम ये रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेलोसिटी। तो बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला वी कैन से दैट वी कैन ड्रॉ अ रिलेशन दैट देयर इज inverse relationship between money velocity and money supply। ओके, तो मनी वेलोसिटी और मनी सप्लाई के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि देखिए, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो मनी वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है इसको मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक और रिलेशन आप समझ लीजिए, फिर ये इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा। आप ऐसे समझिए, पहले हम ये समझते हैं कि मनी वेलोसिटी और इन्फ्लेशन के बीच क्या रिलेशन है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पहले हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है या जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसका मतलब है कि बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है तो बैंक डिपॉजिट्स में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। तो बैंकों में जो भी फाइनेंशियल एसेट्स पड़े हैं उन पे लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे, वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक डिपॉजिट में डालेंगे बिकॉज दे आर गेटिंग हायर इंटरेस्ट रेट। ओके, तो बैंक डिपॉजिट्स बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और बैंक डिपॉजिट तभी बढ़ेंगे जब लोग अपनी सेविंग्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर लोगों को प्रॉफिट कमाना है डिपॉजिट पे तो वो डिपॉजिट लोग तभी बढ़ाएंगे अपना जब उनकी सेविंग्स बढ़ेगी। जब भी लोग अपनी सेविंग्स को बढ़ाते हैं तो जो उनका एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कम हो जाता है। यानी लोग जब अपनी सेविंग बढ़ाएंगे तो उनकी एक्सपेंडिंग कम हो जाएगी। ओके, अब आप इस बात को समझिए, अगर लोगों की स्पेंडिंग कम होती, ये कम होगा, ये गड़बड़ हो गया। ओके, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो जो भी फाइनेंशियल एसेट्स बैंक के अंदर हैं उन पे इंटरेस्ट रेट हाई होगा, यानी लोग बैंक डिपॉजिट पे मुनाफा कमाएंगे। तो बैंक डिपॉजिट बढ़ाने के लिए लोग सेविंग्स बढ़ाएंगे। सेविंग अगर बढ़ रही है तो लोग अपनी एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। और इकॉनमी में देखिए, इकॉनमी में जब भी स्पेंडिंग कम होती है, अगर इकॉनमी में स्पेंडिंग कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि लोग खरीदने बेचने का काम कम कर रहे हैं। आप देखिए, जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो आप एक्सपेंडिचर करते हैं, तो जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको बेचता है। तो सेल परचेज एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो अगर आपने स्पेंडिंग कम कर दिया तो इकॉनमी में जो भी सेल परचेज का ट्रांजैक्शन है ये कम हो गया। स्पेंडिंग कम होने का मतलब है रिडक्शन इन द सेल परचेज ट्रांजैक्शन इन इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी में सेल परचेज ट्रांजैक्शन कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि देखिए, मनी वेलोसिटी क्या मेजर करता है, इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको खरीदने बेचने का स्पीड कितना ज़्यादा है। मनी वेलोसिटी ज़्यादा का मतलब है कि जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके खरीदने बेचने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्पेंडिंग लोगों की कम होगी तो सेल परचेस कम होगी, और अगर इकोनॉमी में सेल परचेस कम हो रहा है इसका मतलब है कि द स्पीड ऑफ
the speed of money circulation is low, or we can say that the speed of transactions in the economy is low. तो अगर इकॉनमी में सेल परचेज लो होगा या मनी सर्कुलेशन लो होगा, इसका मतलब है कि जो मनी वेलोसिटी है ये कम होगी, मनी वेलोसिटी विल बी लो. तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, यहाँ से जो कंक्लूजन आया, अगर इस पूरे चीज़ से जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया वो ये है कि वेन एवर द इन्फ्लेशन रेट इज़ हाई इन द इकोनॉमी देन मनी वेलोसिटी विल बी लो. ओके, तो ये हमारा पहला रिलेशन हो गया. इस रिलेशन को आगे हम एनालिसिस में यूज करेंगे. फ़िलहाल में आप देख लीजिए कि हमको इस रिलेशन को प्रिजर्व रखना है, हम इसको आगे इस्तेमाल करेंगे. तो वेन एवर इन्फ्लेशन विल बी हाई इन इकोनॉमी देन देयर विल बी द स्पीड ऑफ सेल परचेज और द स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इन इकोनॉमी विल बी लो, और वी कैन से मनी वेलोसिटी विल बी लो. अब अगर इसी का अगर हम दूसरा फॉर्म देख लें कि ओके, अब मान लीजिए सेकेंड टाइप, अगर किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन रेट लो है, अगर लो इन्फ्लेशन है तो बैंक में जो भी फाइनेंशियल एसेट लोगों के हैं उस पर कम इंटरेस्ट मिलेगा. तो लोग क्या पैसा बैंक में जमा करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं. लोग उस पैसे से ज्वेलरी खरीदना चाहेंगे, लोग लैंड परचेज करना चाहेंगे, अदर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक हाउस या कुछ और. यानी जब भी इन्फ्लेशन कम होता है तो बैंकों के अंदर रिटर्न कम होता है, तो लोग इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ा देते हैं. तो वेन एवर इन्फ्लेशन इज़ लो देन पीपल स्टार्ट एक्सपेंडिंग मोर. सो वेन एवर पीपल विल, जब लोग खर्च करने लगते हैं पैसा तो उनकी सेविंग्स रिड्यूस, बिकॉज अब लोग बैंक में डालेंगे नहीं तो उनकी स्पेंडिंग क्या होती है? बढ़ जाती है. ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन लो होता है तो लोग सेविंग करने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो यूज ऑफ पुटिंग दैट मनी इनटू बैंक, रेदर दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग दैट मनी इन द इकोनॉमी ऑन ज्वेलरी, लैंड, अदर थिंग्स. एंड जब भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिंग बढ़ती है तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, सेल परचेज के जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाते हैं, और द स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी इज़ मेजर्ड बाय मनी वेलोसिटी. जो भी ट्रांजेक्शन की स्पीड है वही तो मनी वेलोसिटी है. तो अगर ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए यानी कि मनी वेलोसिटी ज़्यादा आएगी. तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, यहाँ से हमने कंक्लूजन नंबर 2 क्या है कि कंक्लूजन नंबर 2 ये आएगा कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लो है तो उस इकोनॉमी में मनी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन या स्पीड ऑफ सेल परचेज या स्पीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी विद गुड्स विल बी मोर. ठीक है, तो अब बात समझिए कि हमारे पास बेसिकली चार रिलेशंस आ गए. उन चारों रिलेशंस को लिख लेते हैं. पहला रिलेशन था मनी वेलोसिटी और मनी सप्लाई के बीच में. तो मनी वेलोसिटी और मनी सप्लाई के बीच में क्या था? मनी वेलोसिटी और मनी सप्लाई के बीच में क्या था? इनवर्स रिलेशनशिप था. इनवर्स रिलेशनशिप था, और ये कहाँ से था? बिकॉज ऑफ द फार्मूला ऑफ द मनी वेलोसिटी. यानी कि वेन एवर मनी सप्लाई इंक्रीजेज मनी वेलोसिटी रिड्यूसेस. ठीक है, और अब आप मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का रिलेशन भी समझ लीजिए. अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. देखिए, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है. तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है. ठीक है, और जब भी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो इससे जो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट हो रहा था वो बढ़ता है. और जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेन है तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगी, और प्राइसेस का बढ़ जाना ही तो इन्फ्लेशन कहलाता है.
प्राइसेस का बढ़ जाना ही तो इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अब हम यहाँ से ये रिलेशन भी कह सकते हैं कि वेन एवर मनी सप्लाई इंक्रीजेज देन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज। ठीक है, तो अब अगर हम इन तीनों के रिलेशनशिप की बात कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि वेन एवर मनी सप्लाई इंक्रीजेज इन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन विल इंक्रीजेज इन इकोनॉमी, एंड वेन एवर इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, ठीक है, जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमने देखिए क्या रिलेशन निकाला था, लेट मी सी इट। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मनी सप्लाई घट जाती है। ओके, एंड ये ट्रू भी है। देखिए, मनी सप्लाई और मनी वेलोसिटी के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप है, और मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और मनी वेलोसिटी के बीच इन्वर्स। तो जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, और अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, और प्राइसेस का बढ़ जाना इन्फ्लेशन होता है। तो मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लोग सेविंग्स बढ़ा देते हैं, स्पेंडिंग कम करते हैं। जब भी स्पेंडिंग कम होती है, सेल, परचेज या स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाते हैं, यानी मनी वेलोसिटी लो हो जाती है। और जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर गिरती है, एग्रीगेट डिमांड गिरता है, तो डिमांड गिरेगा तो प्राइसेस भी गिरेंगे। ठीक है, तो मनी सप्लाई, तो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस। ओके, सो वेन एवर मनी सप्लाई रिड्यूसेस इन्फ्लेशन रिड्यूसेस। जब भी इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है तो लोग बैंक में पैसा नहीं जमा करते हैं, बिकॉज रिटर्न कम मिलता है, तो लोग इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करते हैं। तो अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो मनी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन और स्पीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी विद गुड्स विल इंक्रीज। तो ये रिलेशन हो गया मनी सप्लाई, मनी वेलोसिटी और इन्फ्लेशन के बीच। ठीक है, सो दिस इज ऑल द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड मनी वेलोसिटी। अब इसके अलावा एक और बात समझते हैं, ज़रा ये भी रिकैप करते हैं कि मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर का क्या रिलेशनशिप था। देखिए, मनी सप्लाई जो है वो होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू बेस मनी एम नॉट। ठीक है, ये एम नॉट हमारी इकोनॉमी में अगर आज की डेट में बढ़ रहा है तो इट इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो भी आरबीआई के पास फॉरेन करेंसीज का रिजर्व है, तो अगर हमारा फॉरेक्स बढ़ता है तो उसके वर्थ के बराबर आरबीआई को रुपये प्रिंट करना होता है। तो वेन एवर फॉरेक्स इंक्रीजेज देन एम नॉट इंक्रीजेज। ओके, सो आज की डेट में एम नॉट के बढ़ने का फॉरेक्स इंक्रीज एक बड़ा कारण है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एम नॉट एक बार के लिए अगर हम कांस्टेंट मान ले, तो ये जो m है मनी मल्टीप्लायर अफेक्ट्स मनी सप्लाई। तो हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट, ओके लेट मी, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है, अगर हमारा मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है तो हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर हमें अपना मनी मल्टीप्लायर बढ़ाना है तो वो तभी हो सकता है जब CRR के रेट कम हो जाएं और SLR CRR SLR के रेट कम हो जाएंगे तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, बिकॉज 1/R की रेशियो, अगर CRR SLR कम होते हैं तो 1/R में R की वैल्यू कम होगी तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करता है CRR SLR, इनकी वैल्यू घटेगी तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। ओके, और एम नॉट बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द फॉरेक्स, या जो भी हमारे अदर डिपॉजिट्स हैं उनमें जब भी चेंजेस होता है, यानी जब भी हम डेट रीपेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब डेट रीपेमेंट करती है वर्ल्ड बैंक या IMF को या किसी अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो फिर हमारा फॉरेक्स रिड्यूस होता है, तो अकॉर्डिंगली एम नॉट फ्लक्चुएट करता है। और जब भी फॉरेक्स हम लोन लेते हैं, फॉरेक्स का इनफ्लो होता है, तो हमें एम नॉट प्रिंट करना, तो मतलब एम नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द फॉरेक्स। ठीक है,
तो इस लेक्चर में हमने मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और मनी वेलोसिटी के बीच रिलेशन देखा। साथ ही साथ मनी मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है, मनी मल्टीप्लायर का मनी सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है। ओके, और फाइनली कुछ और कंक्लूजन समझ लेते हैं कि मनी सप्लाई का इकोनॉमी पे क्या फ़र्क होता है अदर दैन द इन्फ्लेशन। तो देखिए, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जो एग्रीगेट डिमांड है ये बढ़ेगा, यानी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो प्रोड्यूसर्स है उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करने का मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज प्राइसेस बढ़ने से उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्राइसेस बढ़ने से प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारी जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज़्यादा होगी, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी हमारा मनी सप्लाई बढ़ता है तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन, तो इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन या फिर आप जो भी कह लें इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और जब भी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगे, नई मशीनरी, नए इक्विपमेंट, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, और जब भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी, एमपी दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी। और अगर जीडीपी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो देखिए, मनी सप्लाई बढ़ने से नो डाउट इन्फ्लेशन बढ़ता है, पर मनी सप्लाई बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रोड्यूसर, एज वेल एज मेजरली मनी सप्लाई बढ़ने से कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और उसकी वजह से लार्जली जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो अब हम ये समझेंगे आगे चल के कि आरबीआई चूँकि अपने मॉनेटरी पॉलिसी से, जो भी उनके मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है लाइक सीआरआर, एसएलआर, जिससे मनी मल्टीप्लायर कंट्रोल करता है आरबीआई, और जो भी उसका रेपो रेट या पॉलिसी रेट है, बैंक रेट है, जो रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ रेट है, इनसे वो बैंकों के इंटरेस्ट रेट, लोन पे इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है। तो आरबीआई मनी सप्लाई को इकोनॉमी में ऑप्टिमल रखने का प्रयास करती है, ठीक है, और मतलब बैलेंस बनाने का काम करती है ताकि इन्फ्लेशन चेक हो सके, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 2% से 4% के 2 से 6% के बीच में, यानी 4% ±2%, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहे, राइट। और देखिए, एक बात और समझ लेते हैं, ऑप्टिमल मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि किसी भी इकोनॉमी में ऑप्टिमल मनी सप्लाई का मतलब है कि मनी सप्लाई इतना होना चाहिए जितना उस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी इकोनॉमी में एक साल के अंदर जितना भी वर्थ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उसके इक्वलेंट मनी सप्लाई है, तो जो हमारी मनी वेलोसिटी आएगी वो कितना आएगी, 1। और आप इस बात को भी समझिए कि अभी ऊपर वाले रिलेशनशिप पे फिर से जाते हैं। देखिए, अगर ओके ओके ऑल राइट, तो देखिए ओके, लेट्स नॉट डू द रिवर्स प्रोसेस, इसको ऐसे ही रखते हैं कि ऑप्टिमल मनी सप्लाई का मतलब है कि जो भी हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई है या जो भी टोटल परचेजिंग पावर क्रिएट हो सकती है, उसके इक्वलेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने चाहिए। तो अगर मनी सप्लाई के प्रोपोर्शन में अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, इसका मतलब है टू मच मनी चेसिंग फ्यू गुड्स, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, और इन्फ्लेशन बढ़ने या घटने से मनी वेलोसिटी अफेक्ट होती है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारी मनी वेलोसिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है, और जब भी इन्फ्लेशन गिरता है मनी वेलोसिटी बढ़ती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या देखा। आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, मुझे इसे 2 पार्ट में कर देना चाहिए था, पर इट्स ओके। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि मनी मल्टीप्लायर
इसकी जो वैल्यू है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और मनी मल्टीप्लायर को हम बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी या मेजर कहते हैं। उसको हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, फिर हमने अपनी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझा, फिर हमने वेरीफाई किया कि जो भी प्रैक्टिकल CRR SLR की वजह से जो भी क्रेडिट क्रिएशन होगा उसकी वैल्यू से हमने देखा कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो 4.41 यानी अप्रॉक्सीमेटली बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल आर सेम, बट दिस इज़ बोथ द थिंग्स आर थ्योरेटिकली मैथमेटिकली। पर अगर हम एक्चुअली में देखें तो हमारे इकॉनमी में जो मनी मल्टीप्लायर है वो 5.4 है, और ये ज़्यादा क्यों मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ गवर्नमेंट सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर पेमेंट, गवर्नमेंट इन्फ्यूज लॉट ऑफ मनी इन द बैंक एंड बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी और अनअकाउंटेड मनी। उसके बाद मनी वेलोसिटी क्या होती है, नॉमिनल GDP अपॉन मनी सप्लाई। ठीक है, और मनी वेलोसिटी का मैंने बहुत सारे इंटरप्रिटेशन बताया, स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी, स्पीड ऑफ मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, number of times goods and services are changing hand in the economy, or we can say that the speed of transaction or speed of exchange between money and goods and services in the economy। तो ये सारा इंटरप्रिटेशन, फिर हमने ये समझा कि जो मनी वेलोसिटी है, मनी सप्लाई, उसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। फिर अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो हमने ये यहाँ से ये हमने कंक्लूड किया कि वेन एवर इन्फ्लेशन इज हाई इन द इकोनॉमी मनी वेलोसिटी विल बी लो, इफ़ इन्फ्लेशन इज लो मनी वेलोसिटी विल बी हाई। फिर दिस इज़ ऑल्सो ट्रू बिकॉज मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन डायरेक्टली रिलेटेड है, वेयर एज मनी सप्लाई मनी वेलोसिटी इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेटेड है। तो वहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन एंड मनी वेलोसिटी आर ऑल्सो इनवर्स रिलेटेड। फिर हमने देखा कि मनी सप्लाई मनी मल्टीप्लायर पे भी डिपेंड करता है, अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी मल्टीप्लायर तभी बढ़ेगा जब CRR SLR की वैल्यू कम होगी। और फिर हमने देखा कि मनी सप्लाई सिर्फ इन्फ्लेशन को ही नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी साइमल्टेनियसली अफेक्ट करती है, प्रोडक्शन को। तो RBI को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे लेक्चर। अगले लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ और एनालिसिस और इसको लेकर जो भी रिविजन्स हुए हैं वो सब हम देखेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।